चैनल पर आप सभी साथियों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कहानी दुखवा मैं कासे कहूँ मोर सजनी। यह कहानी हिंदी के प्रतिष्ठित साहित्यकार आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी ने लिखी है। तो आइए कहानी को सुनते हैं। गर्मी के दिन थे। बादशाह ने उसी फागुन में सलीमा से नई शादी की थी। सल्तनत के झंझटों से दूर रहकर नए दुल्हन के साथ प्रेम और आनंद की कलोल करने वो सलीमा को लेकर कश्मीर के दौलत खाने में चले आए थे। रात दूध में नहा रही थी। दूर के पहाड़ों की चोटियां बर्फ से सफ़ेद होकर चांदनी में बहार दिखा रही थीं। आराम बाग के महलों के नीचे पहाड़ी नदी बल खाकर बह रही थी। मोती महल के एक कमरे में समाधान जल रहा था और उनकी खुली खिड़की के पास बैठी सलीमा रात का सौंदर्य निहार रही थी। खुले हुए बाल उसकी फिरोंजी रंग की ओढ़नी पर खेल रहे थे। चिकन के काम से सजी और मोतियों से गुथी उस फिरोंजी रंग की ओढ़नी पर कसी हुई कमखाब की कुर्ती और पन्नों को कमर पेटी पर अंगूर के बराबर बड़े मोतियों की माला मानो झूम रही थी। सलीमा का रंग भी मोती के समान था। उसकी देह की गठन निराली थी। संगमरमर के समान पैरों में जरी के काम के जूते पड़े थे, जिन पर दो हीरे धक धक चमक रहे थे। कमरे में एक कीमती ईरानी कालीन का फर्श बिछा हुआ था, जो पैर रखते ही हाथ पैर नीचे धंस जाता था। सुगंधित मसालों से बने समाधान जल रहे थे। कमरे में 4 पूरे कद के आईने लगे थे। संगमरमर के आधार पर सोने चांदी के फूलदानों में ताजे फूलों के गुलदस्ते रखे थे। दीवारों और दरवाजों पर चतुराई से गुंथी हुई नागकेसर और चंपे की मालाएं झूल रही थीं, जिनकी सुगंध से कमरा महक रहा था। कमरे में अनगिनत बहुमूल्य कारीगरी की देश विदेश की वस्तुएं करीने से सजी हुई थीं। बादशाह 2 दिन से शिकार को गए थे। इतनी रात होने पर भी नहीं आए थे। सलीमा खिड़की पर बैठी प्रतीक्षा कर रही थी। सलीमा ने उकताकर दस्तक दी। एक बांदी दस्त बस्ता हाजिर हुई। बांदी सुंदर और कमसिन थी। उसे पास बैठने का हुक्म देकर सलीमा ने कहा, साकी, तुझे बीन अच्छी लगती है या बांसुरी? बांदी ने नम्रता से कहा, हुजूर, जिसमें खुश हूँ। सलीमा ने कहा, पर तू किसमें खुश है? बांदी ने कंपित स्वर में कहा, सरकार, बांदियों की खुशी है क्या? सलीमा हंसते हंसते लौट गई। बांदी ने बंसी लेकर कहा, क्या सुनाऊं? बेगम ने कहा, ठहरो, कमरा बहुत गर्म मालूम देता है। इसके तमाम दरवाजे और खिड़कियां खोल दे, चिरागों को बुझा दे, चटकती चांदनी की लुत्फ उठाने दे और वो फूल मालाएं मेरे पास रख दे। बांदी उठी। सलीमा बोली, सुन, पहले एक गिलास शरबत बना, बहुत प्यासी हूँ। बांदी ने सोने के गिलास में खुशबूदार शरबत बेगम के सामने ला धरा। बेगम ने कहा, उफ, यह तो बहुत गर्म है, क्या इसमें गुलाब नहीं दिया? बांदी ने नम्रता से कहा, दिया तो है सरकार। अच्छा, इसमें थोड़ा सा इस्तंबोल और मिला। साकी गिलास लेकर दूसरे कमरे में चली गई। इस्तंबोल मिलाया और भी एक चीज मिलाई। फिर वह सुवासित मदिरा का पात्र बेगम के सामने ला धरा। एक ही सांस में उसे पीकर बेगम ने कहा, अच्छा, अब सुना, तूने कहा था कि मुझे प्यार करती है, कोई प्यार का ही गाना सुना। इतना कह और गिलास को गलीचे पर लुढ़काकर मदमाती सलीमा उस कोमल मखमली मसनत पर खुद भी लुढ़क गई और रस भरे नेत्रों से साकी की ओर देखने लगी। साकी ने बंसी का स्वर मिलाना शुरू किया और गाना, दुखवा मैं कासे कहूँ मोर सजनी। बहुत देर तक साकी की बंसी और कंठ ध्वनि में कमरे में घूम घूम कर रोती रही। धीरे धीरे साकी खुद भी रोने लगी। साकी मदिरा और यौवन के नशे में चूर होकर झूमने लगी। गीत खत्म करके साकी ने देखा सलीमा बेसुध पड़ी है। शराब की तेजी से उसके गाल एकदम सुर्ख हो गए हैं और तांबूल राग रंजित होंठ रह रह कर फड़क रहे हैं। सांस की सुगंध से कमरा महक रहा है। जैसे मंद पवन से कोमल पत्ती कांपने लगती है, उसी प्रकार सलीमा का वक्षस्थल धीरे धीरे कांप रहा है। प्रस्वेद की बूंदें ललाट पर दीपक के उज्जवल प्रकाश में मोतियों की तरह चमक रही हैं। बंसी रखकर साकी क्षण भर बेगम के पास आकर खड़ी हुई। उसका शरीर कांपा, आंखें जलने लगी, कंठ सूख गया। वह घुटने के बल बैठकर बहुत धीरे धीरे अपने आंचल से बेगम के मुख का पसीना पोंछने लगी। इसके बाद उसने झुककर बेगम का मुंह चूम लिया। फिर ज्यों ही उसने अचानक आंख उठाकर देखा, खुद दीन दुनिया के मालिक शाहजहां खड़े उसकी यह करतूत अचरज और क्रोध से देख रहे हैं। साकी को सांप डस गया।
वह हतबुद्ध की तरह बादशाह का मुंह ताकने लगी। बादशाह ने कहा, तू कौन है और यहाँ क्या कर रही थी? साकी चुप खड़ी रही। बादशाह ने कहा, जवाब दे। साकी ने धीमे स्वर में कहा, जहां पना कनीज अगर कुछ जवाब न दे तो। बादशाह सन्नाटे में आ गए। बांदी की इतनी हिम्मत? उन्होंने फिर कहा, मेरी बात का जवाब नहीं? अच्छा, तुझे नंगे करके कोड़े लगाए जाएंगे। साकी ने आकंपित स्वर में कहा, मैं मर्द हूं। बादशाह की आंखों में सरसों फूल उठी। उन्होंने अग्निमय नेत्रों से सलीमा की ओर देखा। वह बेसुध पड़ी सो रही थी। उसी तरह उसका बारह यौवन खुला पड़ा था। उनके मुंह से निकला, उफ फाहसा, और तत्काल उनका हाथ तलवार की मोट पर गया। फिर उन्होंने कहा, दोजक के कुत्ते, तेरी यह मजल। फिर कठोर स्वर में पुकारा, मादूम। एक भयंकर रूप वाली तातारी औरत बादशाह के सामने अदब से आ खड़ी हुई। बादशाह ने हुक्म दिया, इस मरदूत को तहखाने में डाल दे ताकि बिना खाए पिए मर जाए। मादूम ने अपने कर्कश हाथों में युवक का हाथ पकड़ा और ले चली। थोड़ी देर बाद दोनों एक लोहे के मजबूत दरवाजे के पास आ खड़े हुए। तातारी बांदी ने चाबी निकाल दरवाजा खोला और कैदी को भीतर ढकेल दिया। कोठरी की गच्छ कैदी का बोझ ऊपर पड़ते ही कांपती हुई नीचे धसकने लगी। प्रभात हुआ। सलीमा की बेहोशी दूर हुई। चौंक कर उठ बैठी, बाल संवारे, ओढ़नी ठीक की और चोली के बटन कसने को आईने के सामने जा खड़ी हुई। खिड़कियां बंद थी। सलीमा ने पुकारा, साकी, प्यारी साकी, बड़ी गर्मी है, जरा खिड़की तो खोल दे। निगोड़ी नींद ने तो आज गजब ढा दिया। शराब कुछ तेज थी। किसी ने सलीमा की बात न सुनी। सलीमा ने जरा जोर से पुकारा, साकी। जवाब न पाकर सलीमा हैरान हुई। वह खुद खिड़की खोलने लगी, मगर खिड़कियां बाहर से बंद थीं। सलीमा ने विस्मय से मन ही मन कहा, क्या बात है, लौंडिया सब क्या हुई? वह द्वार की तरफ चली। देखा, एक तातारी बांदी नंगी तलवार लिए पहरे पर मुस्तैद खड़ी है। बेगम को देखते ही उसने सिर झुका लिया। सलीमा ने क्रोध से कहा, तुम लोग यहाँ क्यों हो? बादशाह के हुक्म से। क्या, बादशाह आ गए? जी हाँ। मुझे इतला क्यों नहीं की? हुक्म नहीं था। बादशाह कहाँ हैं? जीनत महल के दौलत खाने में। सलीमा के मन में अभिमान हुआ। उसने कहा, ठीक है, खूबसूरती की हाट में जिनका कारोबार है वो मोहब्बत को क्या समझेंगे। अब तो जीनत महल की किस्मत खुली। तातारी स्त्री चुपचाप खड़ी रही। सलीमा फिर बोली, मेरी साकी कहाँ है? कैद में। क्यों? जहाँ पना का हुक्म। उसका कसूर क्या था? मैं अर्ज नहीं कर सकती। कैद खाने की चाबी मुझे दे, मैं अभी उसे छुड़ाती हूँ। आपको अपने कमरे से बाहर जाने का हुक्म नहीं है। तब क्या मैं भी कैद हूँ? जी हाँ। सलीमा की आंखों में आंसू भर आए। वह लौटकर मसनद पर गड़ गई और फूट फूट कर रोने लगी। कुछ ठहर कर उसने एक खत लिखा, हुजूर, कसूर माफ़ फरमावें। दिन भर थकी होने से ऐसी बेसुध सो गई कि हुजूर के इस्तकबाल में हाजिर न रह सकी और मेरी उस लौंडी की जान बख्शी जाए। उसने हुजूर के दौलत खाने में लौट आने की इतला मुझे वाजिबी तौर पर न देकर बेशक भारी कसूर किया है, मगर वह नई कमसिन गरीब दुखिया है। कनीज, सलीमा। चिट्ठी बादशाह के पास भेज दी गई। बादशाह ने आगे होकर कहा, क्या लाई है? बांदी ने दस्तबस्ता अर्ज की, खुदाबंद, सलीमा बीबी की अर्जी है। बादशाह ने गुस्से से होंठ चबाकर कहा, उससे कह दे कि मर जाए। इसके बाद खत में एक ठोकर मारकर उन्होंने उधर से मुंह फेर लिया। बांदी सलीमा के पास लौट आई। बादशाह का जवाब सुनकर सलीमा धरती पर बैठ गई। उसने बांदी को बाहर जाने का हुक्म दिया और दरवाजा बंद करके फूट फूट कर रोई। घंटों बीत गए। दिन छिपने लगा। सलीमा ने कहा, हाय, बादशाहों की बेगम होना भी क्या बदनसीबी है। इंतजारी करते करते आंखें फूट जाएं, मिन्नतें करते करते जबान घिस जाए, अदब करते करते जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, फिर भी इतनी सी बात पर कि मैं जरा सा सो गई, उनके आने पर जग न सकी। इतनी सजा, इतनी बेइज्जती। तब मैं बेगम क्या हुई? जीनत और बांदियों सुनेंगी तो क्या कहेंगी? इस बेइज्जती के बाद मुंह दिखाने लायक कहाँ रही? अब तो मरना ही ठीक है। अफसोस, मैं किसी गरीब किसान की औरत क्यों न हुई। धीरे धीरे स्त्रीत्व का तेज उसकी आत्मा में उदय हुआ। गर्व और दृढ़ प्रतिज्ञा के चिन्ह उसके नेत्रों में छा गए। वह सांपिन की तरह चपेट खाकर उठ खड़ी हुई। उसने एक और खत लिखा, दुनिया के मालिक,
आपकी बीवी और कनीज होने की वजह से मैं आग में आपके हुक्म को मानकर मरती हूँ। इतनी बेइज्जती पाकर एक मलिका का मरना ही मुनासिब भी है, मगर इतने बड़े बादशाह को औरतों को इस कदर नाचीज तो न समझना चाहिए कि एक आदमी सा बेवकूफ़ी की इतनी कड़ी सजा दी जाए। मेरा कसूर सिर्फ इतना ही था कि मैं बेखबर सो गई थी। खैर, सिर्फ एक बार हुजूर को देखने की ख्वाहिश लेकर मरती हूँ। मैं उस परवरदिगार के पास जाकर अर्ज करूँगी कि वह मेरे शोहर को सलामत रखें। सलीमा। खत को इत्र से सुवासित करके ताजे फूलों के एक गुलदस्ते में इस तरह रख दिया कि जिससे किसी की उस पर फौरन ही नज़र पड़ जाए। इसके बाद उसने जवाहरात की अंगूठी निकाली और कुछ देर तक आंखें गड़ा गड़ा कर उसे देखती रही, फिर उसे चाट गई। बादशाह शाम की हवाखोरी को नज़र बाग में टहल रहे थे। 2-3 खोजे घबराए हुए आए और चिट्ठी पेश करके अर्ज की, हुजूर, गजब हो गया, सलीमा बीबी ने जहर खा लिया और वे मर रही हैं। क्षण भर में बादशाह ने खत पढ़ लिया। झपटे हुए सलीमा के महल पहुंचे। प्यारी दुल्हन जमीन पर पड़ी हैं, आंखें ललाट पर चढ़ गईं, रंग कोयले के समान हो गया है। बादशाह से रहा न गया। उन्होंने घबरा कर कहा, हकीम, हकीम को बुलाओ। कई आदमी दौड़े। बादशाह का शब्द सुनकर सलीमा ने उनकी तरफ देखा और धीमी स्वर में कहा, जय किस्मत। बादशाह ने नज़दीक बैठकर कहा, सलीमा, बादशाह की बेगम होकर क्या तुम्हें यही लाजिम था? सलीमा ने कष्ट से कहा, हुजूर, मेरा कसूर बहुत मामूली था। बादशाह ने कड़ी स्वर में कहा, बदनसीब, शाही जनान खाने में मर्द का भेष बदल कर रखना मामूली कसूर समझती है? कानों पर यकीन कभी न करना, मगर आंखों देखी बात को झूठ मान लो, ये कैसे? तड़प कर सलीमा ने कहा, क्या? बादशाह डरकर पीछे हट गए। उन्होंने कहा, सच कहो, इस वक्त तुम खुदा की राह पर हो। यह जवान कौन था? सलीमा ने अचकचा कर पूछा, कौन जवान? बादशाह ने गुस्से से कहा, जिसे तुमने साकी बनाकर पास रखा था। सलीमा ने घबरा कर कहा, हैं, क्या वह मर्द है? बादशाह, तो क्या तुम सचमुच यह बात नहीं जानती? सलीमा के मुंह से निकला, या खुदा। फिर उसके नेत्रों से आंसू बहने लगे। वह सब मामला समझ गई। कुछ देर बाद बोली, खाबिंद, तब तो कुछ शिकायत ही नहीं। इस कसूर की तो यही सज़ा मुनासिब थी। मेरी बदगुमानी माफ़ फरमाई जाए। मैं अल्लाह के नाम पर पड़ी कहती हूँ, मुझे इस बात का कुछ भी पता नहीं है। बादशाह का गला भर आया। उन्होंने कहा, तो प्यारी सलीमा, तुम बेकसूर ही चली? बादशाह रोने लगे। सलीमा ने उनका हाथ पकड़कर अपनी छाती पर रखकर कहा, मालिक मेरे, जिसकी उम्मीद न थी, मरते वक्त वह मजा मिल गया। कहा सुना माफ़ हो और एक अर्ज लोंडी की मंजूर हो। बादशाह ने कहा, जल्दी कहो सलीमा। सलीमा ने साहस से कहा, उस जवान को माफ़ कर देना। इसके बाद सलीमा की आंखों से आंसू बह चले और थोड़ी ही देर में वह ठंडी हो गई। बादशाह ने घुटनों के बल बैठकर उसका ललाट चूमा और फिर बालक की तरह रोने लगे। गजब के अंधेरे और सर्दी में एक युवक भूखा प्यासा पड़ा था। एकाएक घोर चित्कार करके किवाड़ खुले। प्रकाश के साथ ही एक गंभीर शब्द तहखाने में भर गया, बदनसीब नौजवान, क्या होश हवास में है? युवक ने तीव्र स्वर में पूछा, कौन? जवाब मिला, बादशाह। युवक ने कुछ ही अदब किए बिना कहा, यह जगह बादशाहों के लायक नहीं है, क्यों तशरीफ लाए हैं? तुम्हारी कैफियत नहीं सुनी थी, उसे सुनने आया हूँ। कुछ देर चुप रहकर युवक ने कहा, सिर्फ सलीमा को झूठी बदनामी से बचाने के लिए कैफियत देता हूँ, सुनिए। सलीमा जब बच्ची थी, मैं उसके बाप का नौकर था, तभी से मैं उसे प्यार करता था। सलीमा भी प्यार करती थी, पर वह बचपन का प्यार था। उम्र होने पर सलीमा पर्दे में रहने लगी और फिर वह शाहजहां की बेगम थी, मगर मैं उसे भूल न सका। 5 साल तक पागल की तरह भटकता रहा। अंत में भेष बदलकर बांदी की नौकरी कर ली। सिर्फ उसे देखते रहने की और खिदमत करके दिन गुजारने का इरादा था। उस दिन उज्ज्वल चांदनी, सुगंधित पुष्प, राज, शराब की उत्तेजना और एकांत ने मुझे बेबस कर दिया। उसके बाद मैंने आंचल से उसके मुख का पसीना पोंछा और मुंह चूम लिया। मैं इतना ही खतावार हूँ। सलीमा इसकी बाबत कुछ नहीं जानती। बादशाह कुछ देर चुपचाप खड़े रहे। इसके बाद वे कुछ कहे बिना ही दरवाज़ा बंद किए धीरे धीरे चले गए।
सलीमा की मृत्यु को 10 दिन बीत गए। बादशाह सलीमा के कमरे में ही दिन रात रहते हैं। सामने नदी के उस पार पेड़ों के झुरमुट में सलीमा की सफ़ेद कब्र बनी है। जिस खिड़की के पास सलीमा बैठी उस दिन रात को बादशाह की प्रतीक्षा कर रही थी। उसी खिड़की में, उसी चौकी पर बैठे हुए बादशाह उसी तरह सलीमा की कब्र दिन रात देखा करते हैं। किसी को पास आने का हुक्म नहीं है। जब आधी रात हो जाती है तो उस गंभीर रात के सन्नाटे में एक मर्म भेदनी गीत ध्वनि उठ खड़ी होती है। बादशाह साफ साफ सुनते हैं, कोई करुण कोमल स्वर में गा रहा है, दुखवा मैं कासे कहूँ मोर सजनी। तो ये कहानी थी आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की। बस अब अपने दोस्त समीर त्रिपाठी को दें इजाज़त। नमस्ते।